हमने प्रश्नावली 5.1 की थ्योरी को पूरा किया था और मुझे आशा है कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करें अब प्रश्नावली 5.1 की। देखो, मैं अब प्रश्नों को लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, क्योंकि लगभग स्थितियाँ अब नॉर्मल है। आप सब किताबें या तो ले आए होंगे और नहीं लाए तो आप लगभग अब सबके पास व्यवस्था है, किताब ला सकते हो। ठीक है ना, तो आप किताब लाइए, नहीं लाई हो तो आप किताब लेके बैठेंगे और हर प्रश्न को बुक में पढ़ करके ही यहाँ पर उसका हल देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1, जिसमें आप देख पा रहे हैं 10 सवाल है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ही। आपको इसमें दिख रहा होगा, पहले सवाल में दिया गया है कि x के किस मान के लिए ये दिया गया अवयव है अव्युत्क्रमणीय है। आपको पता होगा हमने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव की। तो अब ये सवाल उस परिभाषा से हो जाएगा। पहली बात, इसमें दिए गए अवयव को मान लेता हूं मैं कि वो अवयव a है ना, और अवयव a दे रखा है ये 1 - 2 3, उसके बाद में 1 2 1, फिर है x2 - 3। ठीक है ना, ये आपको एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और साथ में कहा गया है कि ये अवयव अव्युत्क्रमणीय है, ये भी आपसे बोला गया है। अच्छा, बड़ी आसान चर्चा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो इस कंडीशन में हम सब जानते हैं कि इसका सारणिक 0 होगा। हालांकि आप तो इसको विधिवत लिखेंगे हल में पूरा, मैं इसको शॉर्ट में करवा रहा हूं। अगर ये अव्युत्क्रमणीय है तो सब जानते हैं इसकी परिभाषा से ही इसका सारणिक 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। और यदि इसका सारणिक 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां इसका सारणिक निकाल करके इसको 0 के बराबर कर दो आप। तो मैं इसका प्रसार कर रहा हूं सारणिक के लिए C1 के सापेक्ष, है ना, C1 के सापेक्ष। तो पहले इसमें 1 है तो 1 के सापेक्ष आएगा -6 - 2, फिर आगे माइनस का 1 है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6, फिर माइनस का भी 6, और फिर है x, तो प्लस का x और ब्रैकेट में आएगा -2 - 6। ठीक है ना, बराबर में चल रहा है 0, ये तो कट के 0 ही हो गया। ये है -8 और -8x = 0। यहाँ से आप खुद देख लेंगे x का मान आ जाएगा -1, ये इसमें उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद में आगे दूसरा सवाल बड़ा आसान, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। इसमें दिया है कि यदि अवयव है, ये 3x3 का अवयव दे रखा है, ये अवयव हो तो इसमें बोला गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, खुद कर सकते हो। तथा आगे कहा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के बाद में सिद्ध कीजिए। तो दूसरे सवाल में एक बार मैं लिख दूं सिद्ध करने वाला स्टेटमेंट क्या है। हमें सिद्ध ये करना है, टू प्रूव बोला गया है कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, बराबर में सारणिक ऑफ a गुणा में I3, और बराबर में है एडजॉइंट ऑफ a गुणा a। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में ही इस स्टेटमेंट को सिद्ध भी किया था। हमने सिद्ध किया था कि चाहे इनको गुणा कर लो, चाहे इसका क्रम का विनिमय गुणा कर लो, भले ही इसका मान हमेशा ये आता है। और हमने यहाँ से ए इनवर्स का सूत्र बनाया था, मतलब ये बात हमने वेल डिफाइंड सीखी थी। तो यहाँ पर इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। ए तो दिया है ही, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, फिर बस गुणा करना बाकी है, गुणा कर लो बस। गुणा करने के बाद में अपने आप ही ऐसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो खुद ट्राई करना, ये न हो तो अगले सवाल में ये बात और आ जाएगी, हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में तीसरे सवाल पर ध्यान दीजिएगा। तीसरे सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। ये शब्द सही नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? व्युत्क्रमणीय गुण होता है उसका। तो प्रश्न इसमें यह होना चाहिए था कि निम्नलिखित अवयव के लिए व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम के मतलब आप सब जानते हैं कि इसमें ए इनवर्स का मान निकालना है, सीधी सी बात है ना। तो तीसरे सवाल में ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं 3x3 मैट्रिक्स के ही, इन सभी में हमें ए इनवर्स पूछा गया है, क्या होगा। तो खुद करना बड़ा आसान काम है, सूत्र आप जानते ही हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में ए का सारणिक। तो खुद ट्राई करना, एकदम सिंपल, बस केवल गुणा भाग बाकी रहे, तरीके तो सब जान गए आप। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं चौथे सवाल की। हाँ, ये करते हैं, इसको अच्छा सवाल है ये। इसमें पहले तो पढ़ लेते हैं, दिया क्या है। बोला गया है कि यदि अवयव ए बराबर एफ एल्फा इक्वल एक मैट्रिक्स आप देख रहे हैं एल्फा में है पूरी की पूरी, तो हमें इसमें 2 काम करने हैं। पहला काम, इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है।
ज्ञात कर लेंगे सूत्र से। दूसरा काम, और दूसरे काम में 3 पॉइंट्स हमें सिद्ध करने हैं। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं ढंग से। चौथे सवाल में पहली बात तो दिया है, हमें इसमें जो दे रखा है उस स्थिति को समझे हम, बाद में इसको जो ज्ञात करना है, जो सिद्ध करना है वो कर लेते हैं। दिया है ए अवयव है बराबर में एफ एल्फा, बराबर में एक मैट्रिक्स है जो एल्फा चर में है ना, मैट्रिक्स है ये कोस एल्फा, फिर है साइन एल्फा 0, फिर है माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा 0, फिर है 0 0 और 1, ठीक है ना। हाँ, ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसमें एक तो ए इनवर्स पूछ लिया गया है, कहा गया है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात करेंगे हम उसको। उसके बाद में टू प्रूव, हमें उसके बाद में 3 चीज़ें सिद्ध भी करनी होंगी। मैं एक बार लिख दूं उन तीनों को। पहला स्टेटमेंट सिद्ध करना होगा कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर में आई होता है, और यहाँ पर तो आई 3 होगा ना, क्योंकि 3 कोटि का है खुद ए। जानते हैं बात तो होती है, पर हमें इसको यहाँ पर वेरीफाई भी करके दिखाना होगा क्यों होती है। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट ये है, हमें दूसरे स्टेटमेंट के रूप में सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का मान एफ माइनस एल्फा है, ये भी करेंगे हम। और बाद में तीसरी बात हमें सिद्ध करनी है कि बस तीसरी बात यही है, सेम जो हमें यहाँ पर करनी थी यहाँ पर भी करनी है। हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये वाला इसमें आप खुद करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में सारणिक ऑफ ए गुणा में I3 बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, गुणा ए। ये स्टेटमेंट भी हमें इसमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं इसको, हम शुरुआत करते हैं पहले ए इनवर्स ज्ञात करने से। अगर आप देखें तो सॉल्यूशन की शुरुआत यहाँ से की जाए। अब तो ए इनवर्स के लिए पहले इसमें ए का सारणी निकाल लेते हैं और बाद में निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी। यहाँ पहले ए का सारणिक देखिएगा, ए का सारणिक बराबर में हम इसका प्रसार उसके सापेक्ष करेंगे जहाँ पर अधिकतम 0 हो, और यहाँ पर अधिकतम 0 है R3 या फिर C3 में। तो आपको प्रसार करना चाहिए इसमें कोई एक में से, या फिर R या फिर C3 में से कोई एक में। और देख लो आप, अगर आपने इसका प्रसार R3 के अनुदिश किया ना, तो एक के सापेक्ष प्रसार होगा कोस स्क्वायर माइनस प्लस साइन स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपल कोस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा, जो कि आप सब जानते हैं 1 होता है। तो इसमें ए का सारणिक तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये काम अच्छा है इसमें, तथा ADJ सब जानते हैं। इसका एक परफॉर्मा होता है कि स्थानीय चिन्ह लिखो पहले प्लस माइनस प्लस, है ना, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर वापस प्लस माइनस प्लस, और बाद में ऊपर इसके टी लगाते हैं, ट्रांसपोज करना होता है। देखिए बड़ा ये सिंपल एक प्रोसेस है। पहले यहाँ का उपसारणिक लिखो आप, कोस के लिए पंक्ति स्तंभ छुपाए तो पीछे बचा सिर्फ कोस एल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एल्फा, है ना। उसके बाद में इसके लिए आ जाएगा साइन एल्फा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन एल्फा। इस 0 के लिए आएगा 0 ही, देख लो बोले क्यों आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ साइन एल्फा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ ब्रैकेट में ही माइनस ऑफ साइन अल्फा। इसके लिए आ जाएगा कोस एल्फा, यहाँ पर आ जाएगा वापस कोस एल्फा, और यहाँ पर 0 है ही। उसके बाद में इसके लिए आ जाएगा 0, इसके लिए भी 0, और इसके लिए आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ पर आ रहा है 0 0 1, ठीक है। आप इसको ढंग से करके देखिए, इसमें सेम बात आ रही है। अब अगर आप देखें तो इसका ट्रांसपोज करने पर मान कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। पहली पंक्ति लिखो पहले स्तंभ के रूप में, तो ये आएगा कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा, है ना, 0। फिर दूसरी पंक्ति से यहाँ पर बनेगा जो है साइन एल्फा कोस एल्फा 0, और यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब ए इनवर्स के लिए सब जानते हैं, सूत्र लगाना बाकी रहे बस। हम सब जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर में होता है सूत्र ADJ बट्टा में ए का सारणिक, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ए का सारणिक तो 1 ही है ना, ए का सारणिक 1 निकाला आपने, तो एडजॉइंट ऑफ ए के बट्टा में 1 आएगा ना, मतलब इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, सेम एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा ए इनवर्स के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए मतलब बट्टा में 1 है, तो सेम मान इसको बस रिपीट करना है हमें। तो यहाँ पर ए इनवर्स के स्थान पर ये सेम आ रहा है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर 0, यहाँ पर जो है साइन एल्फा कोस एल्फा 0, फिर 0 0 1, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपने इसमें पहला काम ए इनवर्स ज्ञात करने वाला पूरा कर दिया है।
अब हमें इन 3 बिंदुओं को सिद्ध करना है। चलिए ये सिद्धीकरण वाला काम करते हैं, यही आपके लिए नया है। ए इन्वर्स का मान निकालना तो आपने कल भी सीखा था, परसों भी सीखा था, बस ये इसमें नई बात है, इसको सीखेंगे। देखिए ए इन्वर्स के बाद में हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करना है कि ए इन्वर्स गुणा ए हमेशा एक इकाई अवयव होता है 3 कोटि का। चलो गुणा कर लेते हैं, देखिएगा। अब मैं इसमें पहला पॉइंट सिद्ध करना हूँ, तो पहले पॉइंट के लिए सिद्ध करने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए, LHS लेना चाहिए इसमें। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं LHS ए इन्वर्स ए से। तो ए इन्वर्स का मान यहाँ पर मैं एक बार लिख दूँ दोबारा, कोस एल्फा है ना, माइनस का साइन एल्फा 0, फिर आगे आ जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा 0, 0 0 और 1 गुणा में है ए। तो ए का मान आगे लिखेंगे सेम ही है, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इस बार, माइनस साइन, फिर है कोस 0, फिर 0 0 1, ठीक है ना। चलिए गुणा करते हैं इसमें। अब गुणा करने का मैट्रिक्स में सिद्धांत एक ही होता है, पंक्ति से स्तंभ गुणा। तो आप देख पा रहे हैं ना, पंक्ति उठाओ स्तंभ पर रखो संगत रूप में और गुणा करके जोड़ दो बस। इस पंक्ति को उठाया इस स्तंभ पर रखा तो कोस से कोस गुणा हुआ, कोस स्क्वायर बना, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बना साइन स्क्वायर, ये 0 है ही, मतलब यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि सब जानते हैं एक होता है। फिर इसी को उठा करके यहाँ रखो तो माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस कट गया, 0 हो गया, और ये 0 है ही, यहाँ 0 आएगा। इसको यहाँ रखने से 0, तीनों 0 हो रहे हैं गुणा होकर के, है ना, तो यहाँ पर भी दोबारा 0 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर, आगे कोस स्क्वायर, ये 1 हो रहा है, और आगे दोबारा आप जानते हैं 0 आएगा ही। फिर है तीसरी पंक्ति, तो पहले स्तंभ पर रखो तो 0 0 0, ये पूरा 0 है, इस पर भी वापस 0 आ रहा है, इस पर रखने पर 0 से 0, लेकिन यहाँ पर 1 से 1 गुणा होकर यहाँ पर इसका मान 1 दे देगा, जो कि 3 क्रॉस 3 का आप सब जानते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये I3 आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट को सिद्ध करने की। देखिएगा दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है कि ए इन्वर्स का मान एफ माइनस एल्फा होता है। अब बड़ी आसान बात है ये, हमें इसमें शुरुआत करनी चाहिए RHS से, क्योंकि LHS तो आ ही चुका ना, उससे हम क्या शुरुआत करें, वो तो आ ही चुका है पहले से। तो यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ पर हम शुरुआत की थी LHS से, क्योंकि LHS इसमें निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर शुरुआत करनी है आगे से, क्योंकि पहले वाला मान आपके पास पहले आ चुका है, तो वो तो हमें देखना है बस। तो हल करना है हमें RHS को और LHS जैसा लाना है। चलो देखते हैं, सुनिए। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एफ एल्फा अगर ये हो तो यहाँ पर एफ बीटा कैसा होगा, एल्फा के स्थान पर बीटा आ जाएगा बस, और क्या चेंज होगा। इसमें एल्फा चर की तरह काम कर रहा है ना, प्रांत है एल्फा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मुझे प्रांत चाहिए माइनस एल्फा, तो यहाँ पर सब एल्फा को मैं कर दूंगा माइनस का, बस इसमें इतना चेंज होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो हमें सीधा एफ माइनस एल्फा का मान निकालना है बस, जो कि इस एफ एल्फा के संबंध से आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा कोस यहाँ पर एल्फा नहीं होगा, माइनस एल्फा होगा, फिर आगे है माइनस का चिन्ह भी और साइन माइनस एल्फा, और आगे 0 है ही। और यहाँ पर है साइन वापिस माइनस एल्फा, फिर है कोस अगेन माइनस एल्फा 0, ठीक है ना, और आगे है 0 0 1। अच्छा अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर आपको 11वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली के कुछ नियम याद हों तो कोस थीटा में अगर थीटा माइनस का भी है तो वो माइनस का लेते नहीं, उसको प्लस का लेते हैं हम। रीज़न क्या है, क्योंकि कोस आप जानते हैं कि माइनस का जो कोण होता है वो बनता है क्लॉकवाइज कंडीशन में, और क्लॉकवाइज कंडीशन में ये कोण ये कोण जो है 4th क्वाड्रेंट जाएगा हमेशा, है ना। माइनस का होता है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में हमेशा कोस प्लस का होता ही है। इसलिए ये जो माइनस एल्फा जो कोण है जो कि 4th क्वाड्रेंट में प्रवेश करने वाला है, वो कोस के अंतर्गत प्लस बना देगा, जबकि कोस और सेक को छोड़ के बाकी सब में ही माइनस ही रहता है। इसमें हम मानते हैं पहले से ही कि यहाँ पर एल्फा न्यून कोण है, तब होता है हमेशा, वरना क्या पता न हो, ठीक है ना। देखिएगा अब कोस माइनस एल्फा का मान सिर्फ कोस एल्फा होगा, लेकिन यहाँ से माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं साइन है कोस नहीं है ये, तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा फिर, और माइनस माइनस प्लस बना देगा ना, ये प्लस का और आगे 0 पढ़ाइए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह बाहर आना चाहिए, यहाँ पर कोस में प्रभाव पड़ेगा नहीं चिन्ह का, और यहाँ पर वापस 2 0 और 1 है। क्या ये ए इन्वर्स वाला मान नहीं आ गया, क्या सेम मान आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल
एफ माइनस एल्फा बराबर में ए इनवर्स है, ये बात सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट भी सिद्ध हुआ। उसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट को हम जरा सिद्ध करें, थोड़ा सा बड़ा भी होगा ये, देखिएगा। तीसरे स्टेटमेंट में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको हमें ए के सारणिक गुणा I3 रूप में वेरीफाई करना, जो कि आप जानते तो हैं, बात तो ठीक है, पर यहाँ पर इस सवाल के लिए इसको सिद्ध करना है हमें। देखिए तीसरे पॉइंट की बात करें हम तीसरे पॉइंट को हल करने के लिए पहले LHS और RHS2 उनको निकाल लेते हैं और उन दोनों का मान सारणिक ऑफ ए गुणा में I3 रूप में निकाल लेते हैं, आ जाएगा मतलब वो, ठीक है ना। चलिए पहले निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a का मतलब a का मान जो है वो यही है ना। तो a का मान इसमें लिख रहा हूँ मैं, सेम है यहाँ पर, ये कोस एल्फा साइन एल्फा 0, फिर माइनस ऑफ साइन एल्फा कोस एल्फा 0, फिर 0 0 1। हमें इसे गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हैं कि ए इनवर्स के जैसा ही था, सेम ही था ना इसमें कि बट्टा में आपने ए का परिमाण, ए का सारणी किया था जो एक था ही, तो गुणा में यही आ जाएगा वापिस, यही बस क्रम का विनिमय हो गया। यहाँ पर हमने इसको पहले गुणा किया था, इसमें बाद में हो रहा है बस। और यहाँ पर है साइन एल्फा कोस एल्फा 0 और 0 0 1। चलो गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा गुणा करने के लिए वही वापस पंक्ति टू स्तंभ गुणा करना है, तो पंक्ति रखो स्तंभ पर, तो कोस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, एक हो गया। यहाँ रखने पर साइन कोस प्लस का साइन कोस माइनस का 0 होगा, आगे तो 0 होगा ही, सब जानते हैं क्यों होगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति को करो गुणा, तो माइनस साइन कोस प्लस साइन कोस कट गया, 0 हो गया, आगे रखने पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 0। और तीसरी पंक्ति आप सब जानते हैं 0 0 1 आ रही है, सिद्धि है, तो रख के देखो भले। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान बिल्कुल I3 आ चुका है। लेकिन हमें सिद्ध करना था सारणिक ऑफ a गुणा I3। क्या सारणिक ऑफ a का मान 1 नहीं था क्या? एक ही था ना, आपने कहा था अभी। इसका मतलब मैं इस I3 को अब सारणिक ऑफ a गुणा I3 के रूप में भी लिख सकता हूं। यहां पर संयोगवश ही केवल I3 आया है, हमेशा नहीं आएगा। अगर सारणिक ऑफ ए का मान लो 5 होता, तो यहाँ पर 5 0 0 0 5 0 0 0 5 भी आता। यहाँ पर सारणिक ऑफ ए हमेशा आता है, नियम है ये। इसलिए मैं इसमें गुणा वाले एक को सारणिक ऑफ ए में लिखूंगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ऐसा, तो दिखाना पड़ेगा ऐसा हमें। बात तो ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद में तथा आगे इसको अपोजिट कर दो आप, एडजॉइंट ऑफ ए पहले और ए बाद में। तो ये वाला काम हमने यहाँ पर किया है पहले ही, आप देख लो भले। ये ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए एक ही चीज़ है ना, तो आगे वाला काम यहाँ से आप रिपीट कर देना पूरा का पूरा। मैं इसको लिख रहा हूँ संक्षेप में ही, इसका मान भी दोबारा I3 ही आएगा, करके देख लेना भले। और मैं इसको लिखूंगा दोबारा वापस वही सारणिक ऑफ ए इंटू में I3। इक्वेशन नंबर एल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा मानते हुए कह सकते हैं आगे कि इक्वेशन एल्फा एवं इक्वेशन बीटा से, इन दोनों से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में ए का सारणिक गुणा I3 बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चीज़ें सब की सब सिद्ध होती हैं, हेंस प्रूव्ड है। इस प्रकार हो जाएगा सवाल। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और थोड़ा सा ये लंबा हुआ क्योंकि हमने इसमें ट्रिगो फंक्शंस को यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 5वें सवाल की। ये भी कर लेते हैं, अच्छा सवाल है। इसमें दिया गया है सारणिक ऑफ, इसमें दिया गया है ए का, ए मैट्रिक्स दे रखी है एक, लेकिन गुणांक में कुछ दे रखा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा ये अलग प्रकार का सवाल होगा। इसका हल करना थोड़ा सा अलग होगा, है ना। एक बार इसको देख लें आप। 5वें सवाल में वैसे जो सिद्ध करना है वो तो मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है, लेकिन पहले इस मैट्रिक्स को समझना होगा हमें कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम हैंडल करें, बस वो देख लो। देखिएगा 5वें सवाल में पहली बात तो दिया है हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर में 1/9 गुणा में मैट्रिक्स है -8 4 1, -8 फिर 4 फिर 1 है, फिर 1 4 -8, ठीक है। उसके बाद में है 4 7 4, ये है, ये हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें सिद्ध ये करना है। टू प्रूव, जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है वो है इसमें ए इनवर्स इक्वल ए ट्रांसपोज होता है। हमें इस बात को वेरीफाई करना है कि भाई इसका जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो इसके परिवर्त के बराबर होगा,
चलो बड़ा आसान काम, आपको दोनों को निकालना है, बस दोनों निकाल लो और बराबर रख दो, बस बराबर आ जाएंगे वो। ठीक है, देखिए हम पहले निकालते हैं इसमें ए का ट्रांसपोज, लेकिन ए के ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों को निकालने से ही पहले हमें एक काम करना चाहिए। ये जो गुणा में 1/9 दिख रहा है, एक बार इसको सबसे अंदर गुणा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि मैट्रिक्स तक तो दिक्कत नहीं करेगा ये 1/9, ट्रांसपोज करने में दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जब आप इन्वर्स निकालोगे ना, तो इन्वर्स निकालने में आप जानते हैं कि एडजॉइंट निकालना पड़ता है और ए का सारणिक भी निकालना पड़ता है, वहाँ पर ये दिक्कत करेगा। क्योंकि सारणिक में आप जानते हैं कि जो गुणा में k होता है वो बाहर k की घात n बनाता है, तो वहाँ पर वो दिक्कत, एक बार केवल गुणा कर लो, आगे हम देख लेंगे खुद ही कि अगर गुणा न करते तो कैसे होता, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार देखिए, तो पहले इसको मैं गुणा करूंगा ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाएँ हम। आप देख पा रहे हैं गुणा करने से ये मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी, माइनस का 8/9, 1/9, फिर 4/9, उसके बाद में है वापस 4/9, आगे 4/9 है और 7/9, और यहाँ पर है 1/9, -8/9 और 4/9 है। ये है मैट्रिक्स ए का सिंपलेस्ट फॉर्म, जहाँ पर कुछ भी गुणा में नहीं है। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर स्टार है ये। अब देखिए, अब हमें यहाँ से ही दोनों के मान निकालने चाहिए ताकि गलतियाँ न हो, बड़ा तो होगा पर गलतियाँ नहीं होंगी। अब पहले हम करेंगे परिवर्त। परिवर्त करने पर हम ए ट्रांसपोज प्राप्त करेंगे। परिवर्त का सिद्धांत जानते हैं, पंक्ति के स्तंभ में चेंज करना है बस। तो पहला स्तंभ बनेगा ये -8/9, 1/9, 4/9, और ये है वापस जो है 4/9 है ना, वापस 4/9 और 7/9, यहाँ पर 1/9, -8/9 और 4/9, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना, इसमें कर क्या रहे हैं हम इसमें इसका ट्रांसपोज करने के लिए पहले पंक्ति को पहला स्तंभ, अगले की दूसरा, ऐसे स्तंभों को मैंने पंक्ति में चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ए टी का मान मतलब आधा काम तो हो गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स का मान भी, वो आएगा 2 स्टेप्स में, ए का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए के माध्यम से। तो निकालते हैं वो भी, देखिएगा। अब पहले निकालते हैं ए का सारणिक। तो ए का सारणिक के लिए सब जानते हैं कि किसी एक के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो आप। मैं इसका प्रसार करूंगा यहाँ पर R1 के सापेक्ष ही, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम, तो कीजिए प्रसार। तो R1 में यहाँ पर है -8/9, तो यहाँ पर तो आएगा -8/9, और ब्रैकेट में इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाया तो पीछे बच गया ये इंटू ये, तो 4/9 गुणा 4/9 मतलब कि 16/81 है ना, ये हो जाएगा 16/81। फिर आता है माइनस का चिन्ह, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और 7 × 6 56 होते हैं क्या, वापिस 56/81 हो जाएगा ये। इस प्रकार से इसका ये प्रसार हुआ। उसके बाद आता है स्थानीय चिन्ह माइनस का, आगे पड़ा है एलिमेंट 1/9, इसके लिए क्या बनेगा 16/9 वापिस है ना, ये 16/81 सॉरी। फिर आता है माइनस का चिन्ह और यहाँ पर आ जाएगा 7, हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा जो है 7/9 ही, दोबारा ये आ जाएगा 7/81, 9 नहीं 81। उसके बाद वापस प्लस का चिन्ह, फिर है 4/9, और यहाँ पर आ सकता है माइनस का 8 × 4 32/81, फिर माइनस का ही 4/81। ये इसका सारणिक ऑफ ए का प्रसार वाला स्टेप हुआ। अब इसका मान निकालना चाहिए। देखते हैं, सारणिक ऑफ ए बराबर, आप देख पा रहे होंगे कि -8/9 तो है ही बाहर, अच्छा अंदर गुणा। अब सब जानते हैं कि सब का लघुत्तम सेम है, तो बस अंशों को सीधा सीधा जोड़ दो आप, हर सेम रहेगा, ये लघुत्तम सेम ही तो इसमें। तो 56 + 16 होते हैं 72, तो ये हो जाएगा 72/81, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे वापस माइनस का चिन्ह, 1/9 ही है, गुणा में 16 - 7 मतलब 9, ये वापस 81 ही है। उसके बाद में 4/9, और ये माइनस ही तो है ना, तो दोबारा आएगा माइनस का ही चिन्ह, 4/9 गुणा में 32 + 4 36/81, ऐसे हो जाएगा ये। अब यदि आप देखें तो ये छोटा भी हो रहा है। अब कैसे, ये 9 72 से कटेगा तो 8 बार है ना, ये 9 से कट रहा है पूरा, ये 36 से कट रहा है तो 4 बार कटेगा। अब सभी को आप जोड़ भी सकते हैं ना, देखिएगा, माइनस का 8 और 8 16, सॉरी 64 गुणा करना, -8 × 8 64, बट्टा में वापिस 81 ही है। फिर माइनस का 1/81, माइनस का 16 है ना, ये 4 × 4 16/81। क्या आप देख पा रहे हैं कि सब का लघुत्तम दोबारा 81 है, तो ऊपर वाले सबको जोड़ दो आप, 64 + 1 65 16, ये भी 81 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वापिस माइनस का 81/81। इसका मतलब ए का सारणिक जो है
वो यहाँ पर -1 आ गया। ये सारणिक ऑफ ए का मान आया है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कुछ विद्यार्थी इसको शॉर्ट में करना चाहें, मतलब अंदर गुणा नहीं करना चाहें, तो ए का सारणिक कैसे निकालें। देखिए, आपने एक सिद्धांत सीखा था कि यदि ए मैट्रिक्स जो है वो k गुणा aij हो, और मान लीजिए n क्रॉस n का है, यहाँ पर हमने बाहर कोई k लिखा था, तो आपने ये बात सीखी है सारणिक वाली प्रश्नावली में ही, तब a का सारणिक जो होता है वो k की घात n गुणा में ये सारणिक ऑफ aij होता है। हम बाहर k की घात n लिख देते हैं गुणा में। ये क्यों होता है? क्योंकि सब जानते हैं कि मैट्रिक्स में और सारणिक में एक डिफरेंस था मेन गुणा का ही, कि जब हम सारणिक में गुणा करते हैं, मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो हर एलिमेंट से गुणा होता है वो, और सारणिक में वह गुणा केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही होता है। अब ये 1/9 जो गुणा में दिख रहा है आपको, ये सारणिक के नहीं है, ये मैट्रिक्स के गुणा में है, तो ये गुणा सबसे होगा, और जब ये 1/9 गुणा इन तीनों पंक्तियों से ही होगा तो सारणिक निकालते टाइम 1/9 बाहर एक बार नहीं आएगा। आप देखो जरा, इतना सिंपल नहीं है ये। अगर आप इसका सीधा सारणी निकाल लो तो 1/9 बाहर पड़ा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये अंदर गुणा होगा तो सबसे होगा, ये पहले सारणी के तहत, सारणी के नियम के तहत, और जब ये मैट्रिक्स के तहत, और जब सारणिक में आएगा ये सवाल, तो सारणिक में आने पर ये 1/9 3 बार बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर 1/729, मतलब बाहर 1/9 की घात 3 आएगा बाहर। ठीक है ना। तो अगर आपकी इच्छा हो कि मैं इसको शॉर्ट में करना चाहूँ तो सीधा यहाँ से सारणी निकाल लो भले ही, बस आपको पता हो कि हम बाहर 1/9 की घात 3 लिखने वाले की यहाँ पर n का मान है, यहाँ पर n का मान 3 है, 3 कोटि का वर्गावयव है ये। तो अगर आप बाहर 1/9 की घात 3 कर देते हैं तो इसका हल निकाल लो, भले ही सेम आएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, या ऐसे कर लो, ये भी इसमें ठीक तरीका है। आगे देखते हैं। उसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए भी, उसको देख लीजिएगा, और उसमें भी सेम बात है। यहाँ पे हम इसमें काफ़ी लंबा काम करना पड़ेगा। तथा ADJ A, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एक परफॉर्मा आपने तय किया था। ये स्थानीय चिन्ह पहले तो प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस का चिन्ह फिर माइनस, फिर प्लस आता है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर वापस प्लस माइनस प्लस, फिर आगे इसका ट्रांसपोज भी करना है। चलिए इनके इन रिक्त स्थानों को भरते हैं। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सहखंड है ना, इसका उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक होगा यहाँ पर 16 है ना, प्लस के 16 और माइनस माइनस प्लस के 56, तो 16 + 56 यही है ना, इसमें 72 ही होगा, यहाँ पर ये वाला सेम ही होगा, तो 72/81 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह ही है, और अगले का इसका उपसारणिक क्या है, ये सेम ही है, 9/81 है, इसको मैं सेम लिख रहा हूँ 9/81, और इसका उपसारणिक होगा यही सेम, लेकिन चिन्ह था इसका माइनस वाला, तो यहाँ पर होगा माइनस के चिन्ह सहित 36/81 ही। ठीक है, अब इसका आपको निकालना पड़ेगा उपसारणिक। निकालते हैं, इसका भी देखते हैं इसमें यहाँ से क्या आएगा। ये 4 और माइनस माइनस प्लस 32, 32 + 4 36, और बट्टा में 81 है, 36/81। उसके बाद में इसका निकाल लीजिए, ये होगा माइनस के 32 और माइनस के 4, मतलब वापस माइनस के 36, तो प्लस तो है ही, आगे ब्रैकेट में माइनस का 36/81, और इसका निकालने पर आएगा माइनस माइनस प्लस का 64 माइनस 1 63 है ना, 63/81। फिर इसका निकाल लो उपसारणिक, 7 - 16 मतलब माइनस का 9, 81 बट्टा में है ही। फिर इसका निकालने के लिए होगा माइनस का 56 है ना, ये माइनस का 56 माइनस का 16 मतलब माइनस का 72, ये माइनस का 72/81। ठीक है ना, और लास्ट में है माइनस के ही 32 और माइनस के 4 मतलब माइनस के 36, ये आ जाएगा माइनस के 36/81 चल रहा है। ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए आया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसमें सब जानते हैं कि सब 9 से कट रहे हैं, सब के सब 9 से कट रहे हैं, तो सबको 9 से काटेंगे भी, और चिन्हों गुणा भी करेंगे हम, और ट्रांसपोज भी करेंगे, मतलब इसमें 3 काम साथ में करेंगे, हल भी करना है, चिन्ह भी गुणा करने और ट्रांसपोज भी करना है। देखते हैं क्या होगा अगला स्टेप। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में देखो, यहाँ जो है इसकी जो पहली पंक्ति है ना वो बनेगी पहले स्तंभ की जगह पर, तो काट दो सबको 9 से, 9 से काटने पर ये हो जाएगा 8/9 ही है ना, 8 और बट्टा में 9 से काट रहा हूँ मैं। फिर ये हो जाएगा माइनस का 1/9, और ये हो जाएगा माइनस का 4/9। ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा वापस माइनस का 4/9, वापस माइनस का 4/9, और माइनस का 7/9।
एकदम सिंपल बात है। और यहाँ पर आएगा माइनस का 1/9 और ये है प्लस का 8/9 और आगे वाला जो स्टेप है ये है माइनस का ही 4/9। इसका ट्रांसपोज भी हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हमें पता है कि ए इन्वर्स के लिए सूत्र लगाते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक। आगे वही बात, अब ए इन्वर्स बराबर में ए डी जे ए बट्टा में ए का सारणिक। तो इसमें तो ए का सारणिक सिर्फ माइनस का 1 है ना, मतलब कि इस एडजॉइंट ऑफ ए में -1 का हमें भाग देना है, मतलब कि सब के चिन्ह उल्टे करने हैं बस। माइनस के भाग का मतलब क्या होता है, सब का चिन्ह उल्टा कर देना है, और भाग किसका आपको देना है, ए का। इसका मतलब सब का मान अनचेंज है, बस चिन्ह उल्टा करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। इससे कह सकते हैं कि यहाँ इस भाग के माध्यम से ए इनवर्स कुछ ऐसा प्राप्त होगा भाई। यहाँ पर ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको अपोजिट चिन्ह बना दो आप, तो माइनस का प्लस का प्लस का, तो माइनस के 8/9 और ये 4/9, ये 1/9, ठीक है ना। ये तीनों, ये 2 प्लस के, ये माइनस का, तो यहाँ पर 1/9, 4/9, माइनस का 8/9, और यहाँ पर ये तीनों ही प्लस के हैं, 4 7 4, तो 4/9, 7/9 और वापिस 4/9। आप जरा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 मानते हुए आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से ए ट्रांसपोज का जो मान है बिल्कुल वही मान ए इनवर्स का भी आ रहा है, सेम है ना। इसमें कोई भी भेद नहीं है, ना तो चिन्ह का भेद है ना कोई संख्या का भेद है, एकदम सेम बात आ रही है। तो कह सकते हैं आगे कि अब इक्वेशन नंबर 1 एवं, है ना, इक्वेशन नंबर 2 से आप देख पा रहे हैं ना, ए ट्रांसपोज का मान ए इनवर्स के बराबर आ गया है। इस प्रकार से स्टेटमेंट सिद्ध हुआ, ठीक है। अब यदि आप शॉर्ट में करना चाहो तो आपको मैंने ए इनवर्स के लिए सारणिक ऑफ ए में बता दिया क्या करना है आपको। बाहर हमें लिखना है 1/9 की घात ए घात 3 है और बाकी इसका मान निकाल लो, सेम सिंपल रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यदि आपको संक्षेप में ही एडजॉइंट ऑफ ए का मान भी निकालना होता तो आप खुद दिमाग लगाओ, बाहर गुणा में क्या आता। देखो एडजॉइंट ऑफ ए में आप ये देख लो कि बार बार गुणा, ये 1/9 जो अंदर गया था ये बार बार कितनी बार गुणा हो रहा है। ए के सारणिक में तो गुणा होता है ये 3 बार, तब आपने 1/9 की घात 3 बाहर लिखा। एक इसमें एक कारण इसका ये भी होता है, 3 बार गुणा होता है ये। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते टाइम हम एडजॉइंट ऑफ ए में हर जगह उप सारणिक लिखते हैं, और उप सारणिक में अगर कोई सारणिक 3 कोटि का है तो उसका उप सारणिक हमेशा 2 कोटि का होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हम छुपाते हैं स्तंभ को, पंक्ति को, तो एक कम कोटि होती है उसमें। और आप जानते हैं यदि उप सारणी 2 कोटि का होता है तो सहखंड जाव्यू निकालते टाइम हमें हमेशा 1/9 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। देख लो भले यहाँ पर जो ये माइनस का 72 है, ये प्लस का 72 है, ये प्लस का 72 तो इनसे भी आ जाता। देखो 16 + 56 72 आ रहा है, तो बट्टे में कैसे आया, ये बट्टे में कैसी, वास्तव में इसके इस पंक्ति के गुणा में हर स्टेप में 1/9 था, तो वो 1/9 2 बार गुणा होकर के 81 बट्टा में प्रोड्यूस कर दिया। और यही कारण है कि सबकी बट्टा में सेम आ रहा है, क्योंकि सबसे सेम गुणा हुआ है 1/9, है ना। तो ये मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अगर आप सारणिक ऑफ ए निकालना चाहो तब तो 1/9 की घात 3 बार लिखो और इसका सिंपल हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते टाइम बाहर आप 1/9 की घात 3 नहीं करोगे, 2 करोगे। समझना है खुद ही क्यों करनी है 2, कारण है इसका उप सारणिक ही, ठीक है ना। तो बाहर अगर आपने 1/9 की घात 2 की तो इसका भी सिंपल हल कर लो तो भी सेम बात आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल इजी रूप में हो रहा है और ऐसे करने पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सिंपल रूप में ही। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बाद में। ये हमने 5वां सवाल किया था, 6ठे सवाल की बात करें। 6ठे सवाल में कहा है कि यदि अवयव ए बराबर में ये 2x2 का अवयव है तो कहा है कि सिद्ध कीजिए ए इनवर्स बराबर में ए क्यूब होता है। अब ए इनवर्स का मान ए क्यूब के बराबर करना बड़ा आसान काम है। ए क्यूब का आप जानते हैं कैसे मान निकालते हैं, प्रश्नावली 3 का काम है, तो है ना। ए को 3 बार गुणा करना है खुद से, और ए इनवर्स का मान आप निकालना जानते ही हैं। तो ये सवाल खुद करना काफ़ी आसान है, उसमें हो सकता है कि आप इसको संक्षेप में बहुत छोटा भी कर लें, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में 7वें सवाल में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इनवर्स दे रखी है। ये एक बार देखो, 7वें सवाल में ए और बी नहीं दी गई है, ए और बी इनवर्स दे रखी है और हमसे ए बी का होल इनवर्स पूछा गया है। तो ये सवाल तो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं अगर आप विचार करें तो। अगर आप ए बी का इनवर्स देखें
तो ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। एक तो इससे कर लो भले ही, और अगर आप इससे नहीं करना चाहो तो सीधा सूत्र से भी हो रहा है, ए बी का गुणा करके भी हो रहा है। एक बार इसको समझें अच्छे से। पहली बात तो इसमें दिया है, इसमें दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, है ना। इसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है 3x3 की है, दोनों ही मैट्रिक्स ए दे रखी है 5 0 4 ये। उसके बाद में 2 3 2 और यहाँ है 1 2 1, ठीक है ना। और एक दे रखी है मैट्रिक्स बी इनवर्स, ध्यान दीजिए भी इसमें बी नहीं दी है, बी इनवर्स दे रखी है। इसमें दे रखा है 1 3 3, फिर है 1 4 3 और आगे है 1 3 4। और आपसे पूछा गया है, पूछा यह गया है कि ए बी इनवर्स क्या होगा, बताइए क्या होगा ये। देखो इसको अगर आप ढंग से देखें तो दो प्रकार हैं, मैं दोनों बता दूं, करना खुद ही है ये, दोनों प्रकार देख लो बस, आपकी इच्छा हो वो कर लेना। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें सूत्र लगा दीजिए। सूत्र कौन सा होता है, याद किया था आपने और सिद्ध भी किया था आपने, तो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मान निकालने के लिए इनके मान चाहिए आपको, फिर गुणा करना बाकी रहा है। आपको पता है बी इनवर्स का मान ये है, तो इसका तो काम पूरा हुआ। अब बाकी रहा है सिर्फ ए इनवर्स, और ए इनवर्स का मान ए के माध्यम से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सूत्र सब जानते हैं, ए डी जे ए, है ना, और बट्टा में ए का सारणिक। ये काम करके इसमें ए इनवर्स का मान निकाल लो। फिर इसमें क्रम का महत्व होता है ना, पहले वाला पहले होगा हमेशा, फिर इसमें बी इनवर्स का मान तो है ही, फिर आगे हमें गुणा करना है ए इनवर्स का निकाला हुआ मान, ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं करना हो तो एक तरीका और है, वो ये है कि आप ए बी का ही मान निकाल लो। यहां से आप अगर आप देखें तो बी इनवर्स दे रखा है हमें, क्या आप जानते हैं कि बी इनवर्स से आप बी का मान निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको बी इनवर्स दे रखा है तो बी इनवर्स का इनवर्स निकाल लो ना। बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? बी होता है हमेशा। और ये जो बी इनवर्स का इनवर्स है कैसे निकालोगे आप? ये निकालोगे इस सूत्र के माध्यम से ही, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स बट्टे में बी इनवर्स का परिमाण, सॉरी इसका सारणिक। और आप जानते हैं कि बी इनवर्स का मान दिया है तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और बी इनवर्स का इसमें होगा ये वापस बी ही। और अगर आपके पास में बी आ चुका है तो आगे वाला काम बड़ा आसान है, ए दिया है ही, गुणा करो बी को और ए बी का मान निकाल लो। और ए बी का मान निकालने के बाद में आपको चाहिए ए बी का इनवर्स, तो बाद में कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें दोबारा ये काम करना पड़ेगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी फिर बट्टा में ए बी का परिमाण, ये काम कर सकते हो आप, बड़ी आसान सी बात है, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा है, हालांकि छोटा तो ये पहले वाले पड़ेगा हमें, लेकिन आपकी इच्छा हो वो कोई ये कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों के मान, दोनों का उत्तर सेम ही आएगा कि दोनों तरीके सही है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें, आगे हम बात करते हैं 8वें सवाल की। हाँ, 8वें सवाल में कहा गया है, इसमें एक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन में सवाल है, कर लेते हैं हम। इसमें कहा गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो tan अल्फा में एक दे रखी है 2x2 की। तो आगे हमें सिद्ध करना है इसका मान कोई कोस और साइन में मैट्रिक्स होगी। एक बार देख लो, 8वें सवाल में पहले तो दिया है हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसमें मैट्रिक्स ए बराबर में ये है 1, फिर है tan अल्फा, है ना, फिर है माइनस का tan अल्फा, वापिस 1 है। ये आपको मैट्रिक्स ए जो कि 2x2 की है दे रखी है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तब हमें सिद्ध करना है, देन टू प्रूव, हमें जो सिद्ध करना है वो देखो, बस यही इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें हमें सिद्ध ये करना है कि ए ट्रांसपोज गुणा ए इनवर्स बराबर में ये होगा कोस 2 अल्फा, फिर माइनस में साइन 2 अल्फा, फिर आगे है साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा, ठीक है ना। ये बात हमें वेरीफाई करनी है। अब लगाओ दिमाग, सोचो भाई कैसे किया जाए। हालांकि सवाल तो बड़ा आसान है, बस आपको पहले सोचना चाहिए। इस प्रकार के सवालों में है ना, इस प्रकार के सवालों में मत सोचो, भले सीधा शुरू कर दो, क्योंकि तरीका कोई एक आपके पास ध्यान में होता ही है, तुरंत करो। लेकिन इनमें आपको पहले सोचना चाहिए, कुछ भूमिका बनानी चाहिए, कैसे करें शुरू। क्या सबको साइन कोस में चेंज करें क्या, या सबको tan में रखें, साइन में चेंज करें, tan में रखें, उसमें सोचना पड़ेगा पहले आपको। अगर आपको पता हो तो इसको अगर हम tan में रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है 2 अल्फा के रूप में। हमें सिद्ध करना है साइन में 2 अल्फा और कोस में 2 अल्फा। और आप जानते ही हैं कि साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा
दोनों के मान 10 में होते हैं, है ना। आपको पता होगा ना, एक सूत्र होता है, आपने याद किया होगा सूत्र, तो ये sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 11वीं क्लास का तीसरी प्रश्नावली का सूत्र है ये। और आपने याद किया था cos 2 थीटा होता है ये 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों सूत्रों में अगर आप देखें तो साइन और कोस में जो 2 थीटा वाला फॉर्म है वो टेन से सीधा कनेक्ट हो रहा है, तो हमें इसको 10 में रखना चाहिए। इसमें इजी पड़ेगा 10 से, हालांकि चेंज कर लो भले साइन कोस में तो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें इजी पड़ेगा सिर्फ 10 में रखने वाला काम। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। हमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना चाहिए और बाद में ए इनवर्स का मान भी निकालना चाहिए और बाद में बस गुणा करना है। तो शुरुआत करें पहले परिवर्त से ही, है ना। परिवर्त करने पर देखते हैं, परिवर्त करने पर हमें इसका ए टी मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज, इसका मान यहाँ पर आप देख लें क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 1, फिर माइनस का टेन एल्फा, फिर यहाँ पर है प्लस का टेन एल्फा और 1। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 है, ये फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स का मान चाहिए, उसका मान आता है 2 स्टेप से, ए का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए से। तो पहले निकालते हैं इसमें ए का सारणिक, देखते हैं, तथा अब इसमें निकालना चाहिए ए का सारणिक भी, और ए का सारणिक आएगा प्रसार के माध्यम से, तो ये गुणा ये माइनस में ये गुणटू ये, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप जानते हैं क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए भी, देखते हैं, तथा ए डी जे ए। अब आपके पास में जो मैट्रिक्स है, क्या ये 2 कोटि का मैट्रिक्स है क्या? यदि मैट्रिक्स 2 कोटि का है तो इसका आपने शॉर्ट फॉर्म सीखा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने। क्या सीखा था कि हम हमेशा मुख्य विकर्ण के तो एलिमेंट चेंज करते हैं और अन्य विकर्ण के चिन्ह चेंज करते हैं। याद कर लो, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज और अन्य विकर्ण के चिन्ह चेंज, एलिमेंट नहीं केवल चिन्ह चेंज। तो क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, देख लो आप, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर लो, एलिमेंट सेम है तो इसमें चेंज कुछ होगा नहीं, ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। लेकिन अन्य विकर्ण में हमें चिन्ह चेंज करने चाहिए, तो ये बनेगा माइनस का, ये बनेगा प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टेन एल्फा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ही टेन एल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो कह सकते हैं कि अब हमें ए इनवर्स निकालना चाहिए, वो आप जानते हैं होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू, सूत्र होता है ए डी जे ए फिर बट्टा में ए का सारणिक। तो यहाँ इसका मान देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए इनवर्स बराबर में बट्टा में हमें लिखना है ए का सारणिक, जो कि इसमें ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ही, तो बट्टा में तो ये आएगा, तो मतलब कि 1 बट्टा में टेन स्क्वायर एल्फा ये बाहर रहेगा। और आगे पड़ा एडजॉइंट ऑफ ए का सेम मान यही है 1, फिर माइनस का टेन एल्फा, फिर प्लस का जो है टेन एल्फा, फिर 1। ये इसमें आ गए ए इनवर्स का मान भी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, अगर आपकी इच्छा हो तो ये अंदर लाओ, अंदर गुणा कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, या बाहर रख लो, एक ही बात है, बाहर रखने से है ना, अब इन्हें गुणा करना ईजी पड़े, इसलिए मैं बाहर रखा है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब लास्ट में बस एक स्टेप बचा है, गुणा करना है बस इनको, इन्हें गुणा करके सूत्र के रूप में दिखाना है कि ये साइन और कोस 2 एल्फा के रूप में व्यवहार कर रहा है। देखिए, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से गुणा करने के माध्यम से प्राप्त करना ये वाला मान, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो क्रम है ना, क्रम में देखो पहले इसमें ए टी है, तो पहले ए टी आएगा और बाद में आएगा ए इनवर्स का मान। तो यहाँ पर है ए ट्रांसपोज पहले और ए इनवर्स बाद में। ए ट्रांसपोज का मान यही है 1, फिर माइनस में टेन एल्फा, फिर आगे है टेन एल्फा और 1, इससे गुणा होगा ए इनवर्स वाला मान, जो कि ये है 1 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, और आगे वाला मैट्रिक्स है ये 1, फिर माइनस में टेन एल्फा, फिर आगे है टेन एल्फा 1। ये इसमें सेम ही है, इसमें कोई आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो सेम है ना, इसमें दोनों सेम आ गए। अब इसको आगे ले आओ और इन्हें गुणा कर दो, देखते हैं क्या आता है। ये 1 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा तो बाहर एक बार मैं सेम लिख रहा हूँ, और इसको मैं इससे गुणा करूँगा। नियम जानते हैं ना, पंक्ति टू स्तंभ गुणा करना, तो पंक्ति उठाओ स्तंभ पर रखो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर आ गया, ये एकदम सामान्य सी बात है। इसको इस पर रखो, इसको इस पर रखो, तो बनेगा माइनस, इसमें बनेगा माइनस टेन एल्फा, और एक बार और बनेगा ये, मतलब कि यहाँ पर बनेगा 2 बार माइनस का 2 टेन एल्फा, ये बन जाएगा। फिर है बारी सेकंड पंक्ति, तो बनेगा यहाँ से प्लस का बनेगा 2 टेन एल्फा,
और यहाँ से बनेगा वापस 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा ही, एकदम सामान्य सी चर्चा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो गुणा में था इसको अंदर गुणा कर दें हम, मैट्रिक्स से गुणा कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा करने से ये ऐसा रूप में आएगा भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर ये गुणा होगा बट्टा में आएगा ना, ये तो बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर इससे भी गुणा कर लो आप, तो माइनस में 2 टाइम्स टेन अल्फा, फिर बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी सेम है यही 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा में 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर अल्फा। ये इसमें ए ट्रांसपोज गुणा ए इन्वर्स का मान चल रहा है। अब अगर आपको पता हो तो उन सूत्रों के माध्यम से ही हम इसको लिख सकते हैं, उसके माध्यम से इसको लिख सकते हैं कि ये cos 2 अल्फा है ना। आप देखो जरा cos 2 थीटा में थीटा के स्थान पर अल्फा आ रहा है बस, बाकी सेम सूत्र है। यहाँ पर माइनस बाहर पड़ा रहेगा और बाकी है sin 2 अल्फा, यहाँ पर प्लस का ही है sin 2 अल्फा, और यहाँ पर है वापस cos 2 अल्फा। इस प्रकार से ए ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स का मान ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से स्टेटमेंट सिद्ध होता है जो कि सही है। ठीक है, आगे बात करें हम, उसके बाद में हम बात करते हैं 9वें सवाल की। देखिएगा 9वें सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए अवयव ए बराबर में 2 माइनस 3 3 4 इस दी गई समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 इक्वल 0। ये समीकरण सही नहीं, इसमें गलत है, ये इसको सही करना चाहिए पहले तो। इसको संतुष्ट करता है तथा ए इन्वर्स का मान भी याद करना है हमें। ठीक है, चलो देखें इसको, और 9वें की तरह 10वां हो जाएगा, सेम बात है इसमें तो। ठीक है, देखिएगा आपको याद होगा कल हमने लेक्चर के लास्ट में एक जानकारी सीखी थी ए इन्वर्स ज्ञात करने का एक अन्य तरीका, है ना। उसमें हमने लिखा था कि भी केवल समीकरणों के लिए ये तरीका काम आता है, तो वो इसमें सिद्धांत काम आएगा। और मैं आपसे पहले कह दूं, आपको जो मैंने कल ए इन्वर्स का जो तरीका बताया था उसके बाद जो एग्जाम्पल करवाया था मैंने, वो एग्जाम्पल वास्तव में सही नहीं था, क्योंकि उसको मैंने बस अपनी तरफ से लिख दिया था, है ना। आप जानते हैं कि यदि मैंने इक्वेशन लिखी है तो वो इक्वेशन उस मैट्रिक्स को संतुष्ट करनी चाहिए, सीधी सी बात है, और वो इसको संतुष्ट नहीं कर रही थी, तो वो एग्जाम्पल वैसे सही नहीं माना जाएगा। पर वो केवल तरीके के लिए बताया गया था मैंने, है ना। उसमें वो पूरा उसका लास्ट में उत्तर सही नहीं आएगा, पर उसमें आपने तरीका सीखा था, तरीके हिसाब से सही है वो। अब ये जो सवाल है यहाँ पर आप तरीका भी सीखने वाले हैं और ये सवाल भी हम सही करने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप जानते लास्ट में मिलेगा भी। आप देखिए 9वें सवाल में पहली बात तो दिया है हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये है 2 फिर माइनस 3 3 4, ये 2 कोटि का वर्ग अवयव है ये। ठीक है, उसके बाद में आगे एक दे रखी इक्वेशन, तथा इक्वेशन आपको ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 बराबर में 0, जो कि गलत है, सही नहीं है। कि आप जानते हैं यहाँ पर x तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल पूरा का पूरा a में होना चाहिए। तो इसको आप सही कर लें, इसका सही रूप होगा, यहाँ पर सही रूप इसमें होगा ये a स्क्वायर, है ना, एक बार लिख लें साथ साथ में, a स्क्वायर माइनस 6a, फिर आगे इसमें लिखा गया है प्लस में 17i, फिर बराबर में है 0। इसका सही रूप ये होगा भाई, ठीक है ना। वो इसमें x वाला सही नहीं है, इसमें सही रूप होगा ये, और यहाँ पर पहले तो 7 था ना, 17 है, इसमें 17 होगा, यहाँ पर 17i इक्वल में 0 है। तो सवाल ये है कि पहले तो आप इसमें इस मैट्रिक्स A के माध्यम से सिद्ध कीजिए कि ये जो समीकरण है वो संतुष्ट करती है इसको, और बाद में इस समीकरण के माध्यम से ही हमें A इन्वर्स का मान भी ज्ञात करने, इसमें 2 काम करने हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हल में, शुरुआत करते हैं संतुष्ट करवाने से। इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इक्वेशन स्टार को इससे संतुष्ट करवाने के लिए हमें पहले a स्क्वायर का, फिर 6a का और फिर 17i का मान निकालना चाहिए, बाद में इसमें रखना चाहिए, है ना। देखो अब पहले इसमें निकालते हैं a स्क्वायर का मान। तो a स्क्वायर का मतलब a को a से गुणा करना है, चलो गुणा कर दो आप। a को 2 बार लिखना पड़ेगा पहले, है ना। चलिए आप देख पा रहे हैं कि गुणा करने के अंतर्गत पंक्ति टू स्तंभ तो बनेगा ये प्लस का 4 माइनस का 9, मतलब माइनस का 5,
फिर यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का 12 मतलब माइनस के 18 आ जाएंगे। फिर यहाँ से बनेगा 6 और 12 प्लस के 18, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का जो है माइनस का 9 और प्लस का 16 7 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर आ गया। फिर निकालना है 6a, तो 6a निकालना बड़ा आसान काम है। a को गुणा कर दो 6 से तो ये हो जाएगा 12, है ना। फिर माइनस के 18 प्लस के 18 और 24 प्लस के 24 आ जाएंगे। फिर निकालना है 17i भी, ये भी देख लो साथ में 17i। आई आप जानते हैं 1 0 0 1 होता है, तो यहाँ पर 17 से होगा ये 17 0 0 17। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन तीनों मानों को इक्वेशन स्टार के अंतर्गत रखना है बस। आगे देखिएगा, अब इक्वेशन स्टार से हमें पता है कि हमें यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर मान निकालना है। क्या है ए स्क्वायर का मान, ये रहा, ये माइनस का 5 माइनस का 18 प्लस का 18 और जो है आगे 7 है, फिर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस आ गया। फिर है 6a, तो 6a का मान 12 माइनस 18 प्लस का 18 और 24, ठीक है ना। और आगे है फिर प्लस में 17i, जो कि आप देख पा रहे हैं 17 0 0 17 है। इनको हल कर लो, क्या आ रहा है देख लो। देखिएगा, आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत माइनस का तो 5 रहेगा ही, ठीक है, माइनस का 5 पड़ा है। फिर माइनस का चिन्ह है ना, तो आगे आएगा माइनस का 12, फिर आएगा प्लस का 17। ये इन तीनों का योग इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। उसके बाद में इन तीनों का योग यहाँ पर आएगा सेकेंड एलिमेंट। तो आगे वाला इसमें एलिमेंट है माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 18 फिर प्लस का 0 है, ठीक है ना। आगे वापिस 18 माइनस 18 प्लस का 0 और यहाँ पर है 7 माइनस का 24 प्लस का 17। ऐसे आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर कोटि समान हो तो संगत एलिमेंट जुड़ते घटते हैं। मैंने वही किया, बस उन तीनों को साथ में जोड़ दिया है। आप देख पा रहे हैं इनको जोड़ने से केवल एक ही मान आ रहा है 0 0 0 0। इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, कैपिटल 0, मतलब कि 0 मैट्रिक्स आ रहा है इसका मान। इसका मतलब सिद्ध हुआ कि इक्वेशन नंबर स्टार इस मैट्रिक्स ए के द्वारा संतुष्ट तो होती है। और गड़बड़ ये थी कल के एग्जाम्पल में, कल मैंने एग्जाम्पल में इक्वेशन अपने हिसाब से लिखी थी, केवल वो संतुष्ट नहीं कर रही थी, इसलिए उसका उत्तर सही नहीं माना जाएगा। वो केवल तरीका सीख लो, उसमें केवल तरीके के लिए बताया मैंने, है ना। अब यहाँ पर उत्तर भी सही आ सकता है कि इसमें संतुष्ट करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कल वाली बात को यहाँ पर रिपीट करना है बस। जब इक्वेशन दे रखी हो तो ए इनवर्स के मान निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इक्वेशन के हर स्टेप को दोनों तरफ ही ए इनवर्स से गुणा करना चाहिए। वो काम कर लीजिए। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि अब इक्वेशन है ना, इक्वेशन स्टार को ए इनवर्स से गुणा करने पर, और गुणा करना है दोनों तरफ के प्रत्येक स्टेप से गुणा करने पर। चलिए गुणा कर लीजिए आप, पहले इससे गुणा कर लो। तो यहाँ पर तो होगा ये ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, फिर माइनस में 6a और आगे वापस आएगा ए इनवर्स, फिर प्लस में 17i तो है ही, आगे आएगा वापस ए इनवर्स, बराबर में है 0 गुणा वापस ए इनवर्स, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में घातें सिंपल जुड़ती घटती भी हैं, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर a की घात 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगी। फिर माइनस में 6a इंटू ए इनवर्स होता है हमेशा i, ये तो i आ गया। उसके बाद में प्लस में 17 i इंटू ए इनवर्स ये होता है, इसमें वापस ए इनवर्स ही, बराबर में ये चल रहा है 0 के रूप में, ठीक है। अब कर दो इसका पक्षांतरण, तो यहाँ पर आ जाएगा 17a इनवर्स बराबर में 6i माइनस में a है, ठीक है। अच्छा, इसमें 6i का मान क्या होगा, ये होगा 6 0 0 6 और माइनस में a का मान दिया है आपको 2, है ना, फिर माइनस का 3 फिर 3 फिर 4, ये इसमें a के मान को यहाँ पर रख दिया है हमने। अब इसको हल भी कर लो ना, तो ये बनेगा 6 माइनस 2 मतलब कि 4 माइनस माइनस प्लस का 3, है ना, और यहाँ पर 0 था ये, तो आगे आएगा माइनस का 3, 6 माइनस 4 मतलब कि 2। तो यहाँ पर चल रहा था 17a इनवर्स, ये इसमें इसका मान यहाँ पर ये आ रहा है। लास्ट में आपको चाहिए सिर्फ ए इनवर्स का मान, तो इसमें ए इनवर्स का मान आएगा 17 के, इसको बट्टा में आने से, तो 1/17 और आगे वही चल रहा है 4 3 माइनस 3 2, ठीक है। ये इसमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हुआ है, जो कि आप जानते हैं, जांच लो सही भी है। अगर आप जांचें तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, सूत्र है ना इसमें ADJ फिर बट्टा में ए का सारणिक। इस ए का सारणिक निकाल लो, क्या आ रहा है,
देख लो 8 है ना, 8 और माइनस माइनस प्लस का 9, 17 होते हैं ना ये, तो बट्टा में 17 आ गया, इसका मतलब सारणी कॉफी आ रहा है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए ये नहीं है क्या, ये मैट्रिक्स 2x2 का है ना, तो तरीका क्या होता है इसमें, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर दो, तो 2 के स्थान पर 4 आ गया, देख लो आप, और 4 के स्थान पर 2 आ गया है, और अन्य विकर्ण के एलिमेंट के केवल चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर उत्तर भी सही, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन सही थी, संतुष्ट करने वाली इक्वेशन थी ये। तो इस प्रकार आपने इस समीकरण के माध्यम से भी व्युत्क्रमावयव का मान निकालने का तरीका अच्छे से सीखा है, ठीक है। आगे इसके बाद में 10वां सवाल, इसमें कहा है कि यदि अवयव a बराबर -8 5 2 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² + 4a - 42y = 0 हो, तत्पश्चात a इनवर्स ज्ञात करो। क्या सेम बात नहीं है क्या, ये बिल्कुल सेम बात होगी इसमें। तो आज हमने तो खुद करना ये सवाल, ठीक है ना। तो आज हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों को जो जो करने चाहिए थे वो कर लिए हैं, और बाकी सवाल मैं कहूँगा कि आप सभी करें, जो न हो उसको आप लिखें पूछें, लेकिन कोई भी सवाल नहीं आने पर उसको छोड़ें नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं।